हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर कोल एंड पेट्रोलियम। कोल और पेट्रोलियम के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही अच्छे से। तो सबसे पहले मैं चैप्टर का नाम लिख दूं, है ना। कोल, यार स्पेलिंग गलत हो जा रही है, कोल एंड पेट्रोलियम। कोल एंड पेट्रोलियम को जानने से पहले हम लोग कुछ बातें करते हैं रिसोर्सेज पे। जो आप लोग देखते हो नेचर में, जैसे आपका एयर हो गया, ठीक है, वाटर हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, फॉरेस्ट हो गया, ये तरह तरह के नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ठीक है, जो कि अपने अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी कंटेन करते हैं, ठीक है, बहुत सारे एनर्जी रखते हैं, जिसका यूज़ हम लोग तरह तरह के कामों को करने में करते हैं, है ना। अब आज हम लोग देखते हैं कि नेचुरल रिसोर्स क्या है। नेचुरल रिसोर्स क्या होता है? जो कि नेचर से ऑब्टेंड होता है। और नेचर से ऑब्टेंड होने का मतलब जैसे कौन कौन है, आपका एयर हो गया, वाटर हो गया, साथ में आपका जो है सोलर हो गया, ठीक है, लाइट हो गया, सनलाइट, ये सब क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज हैं। ये जो होते हैं अपने अंदर जो है एनर्जी को कंटेन करते हैं, और ये दो तरह के होते हैं। एक तो होता है आपका एग्जॉस्टिबल और दूसरा होता है इनएग्जॉस्टिबल। एग्जॉस्टिबल का मतलब ये होता है कि जो खपत हो जाए, जो ख़त्म हो जाए, कंटिन्यूस अगर जो हम यूज़ करें उसकी, तो वो धीरे धीरे खपत होने के साथ साथ ख़त्म हो जाए, उसको हम बोलते हैं एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल जैसे आपका वाटर है, हालांकि वाटर बहुत अधिक अमाउंट में है, तो अगर जो आप ज़्यादा यूज़ करोगे तो एक समय ऐसा आएगा कि वाटर ख़त्म होने के चांसेस हैं। आपका कोल है, पेट्रोलियम है, ये सब क्या है? एक तरह से नेचुरल रिसोर्स में एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज हैं, एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज हैं, ठीक है। और एक आपका होता है इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। जो इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज है वो, उसमें आपको देखना होगा कि ये जो है यूज़ करते जाओ लेकिन ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे एयर हो गया, सनलाइट हो गया, ये सब जो एग्जाम्पल हैं वो किसके हैं? इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज के। ये आपका हो गया दो चीज़। आपका कुछ होता है रीन्यूएबल होता है, कुछ जो रीन्यूएबल नहीं होते हैं, मतलब कुछ की एनर्जी अगर जो आपने उसको ख़त्म कर दिया है तो उस एनर्जी को हम ऑब्टेन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सोलर का एनर्जी, सनलाइट, उसकी एनर्जी को हम यूटिलाइज़ करने के बाद भी फिर हम उसको क्या कर सकते हैं? वापस यूटिलाइज़ कर सकते हैं। बट कोल और पेट्रोलियम की जो एनर्जी होती है, एक बार आपने खपत कर लिया, एक बार आपने उसको ख़त्म कर दिया तो फिर ख़त्म कर दिया, फिर कोई भी एनर्जी जो है आपको नहीं होनी है, ठीक है। तो अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, कोल एंड पेट्रोलियम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक तरह का नेचुरल रिसोर्स है। कोल और पेट्रोलियम का मतलब समझो आप कि ऐसे सबस्टेंस जिसको जलाने के बाद जो है वो हीट और एनर्जी को हाई अमाउंट में जो है निकालें, ठीक है। और जब हम उसका कंस्टिट्यूएंट देखेंगे तो ये आपका कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिल के बने होते हैं। साथ में इनके साथ कुछ और होते हैं, नाइट्रोजन हो गया आपका, फास्फोरस हो गया और सल्फर हो गया, ठीक है। तो ये तीन चीज़ होते हैं। मतलब कि जो हमारा कोल है, कोल के बारे में अगर जो हम समझे तो इट इज़ अ टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, और उसमें भी आपका रिन्यूएबल नहीं है। इसके एनर्जी को एक बार हमने यूज़ कर लिया तो फिर हम इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। और तीसरा, ये जो आपका बना होता है वो किससे किससे बना होता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। सबसे अधिक अमाउंट आपका कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का होता है। उसमें भी सबसे अधिक आपका होता है या तो कार्बन का या फिर हाइड्रोजन का। ऑक्सीजन बहुत ही कम अमाउंट में होता है। नेक्स्ट थिंग्स, इसके साथ साथ कुछ और रहते हैं एलिमेंट, जैसे आपका नाइट्रोजन भी होता है, फास्फोरस भी होता है और सल्फर भी होता है, ठीक है। तो ये आपका कोल और पेट्रोलियम है। कोल और पेट्रोलियम को हम इसी तरह से कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। इट इज़ अ टाइप ऑफ बायोलॉजिकल मटेरियल्स, इट इज़ अ बायोलॉजिकल मटेरियल्स विच मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड
सल्फर। ठीक है, अब अगला हम लोग देखते हैं फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स के बारे में भी हम लोग देख लें। एक तरह से आपका ये जो कोल है ना, वो फॉसिल फ्यूल से बनता है। किससे मिलके बनता है? फॉसिल फ्यूल से। बोलोगे सर फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? तो फॉसिल फ्यूल्स का मतलब समझो, जैसे जब कोई भी चीज़ बायोलॉजिकल चीज़ मतलब कि लिविंग थिंग्स ख़त्म होने के बाद, डेड होने के बाद पूरी तरह से अर्थ में चली जाती है, और अर्थ में जाने के बाद वो एक तरह से डिकम्पोज हो जाती है, और डिकम्पोज होने के बाद एक नए तरह से मटेरियल्स का फॉर्मेशन करती है, उसी को हम बोलते हैं फॉसिल फ्यूल्स, है ना। देखो फॉसिल फ्यूल्स बनता कैसे है, जैसे मान लो कि कोई आपका प्लांट है, ठीक है, प्लांट बहुत अधिक जो है आपका अर्थक्वेक आया, ठीक है, या फिर आपका जो है अपने वजह से ही वो मर गया बेचारा। जब वो मर जाएगा तो फिर कहाँ पे जाएगा? मट्टी में, अर्थ में, और कहाँ पे दब जाएगा? सॉइल के अंदर। और जब सॉइल के अंदर दब जाएगा तो इन अब्सेंस ऑफ एयर इसका क्या हो जाएगा? डिकम्पोजिशन हो जाएगा। डिकम्पोजिशन हो जाएगा किसमें? इन अब्सेंस ऑफ एयर में, ठीक है। और जब डिकम्पोजिशन होगा तो ये एक नए मटेरियल्स को देगा जिसको हम बोलेंगे फॉसिल फ्यूल्स। तो ये फॉसिल फ्यूल्स है वो एक तरह का आपका कोल भी क्या है? फॉसिल फ्यूल्स ही है। और ये जो आपका फॉसिल फ्यूल्स होता है वो कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। कौन कौन से? पहला आपका सॉलिड, दूसरा लिक्विड, और तीसरा आपका गैस। सॉलिड में कौन कौन होता है? कोल हो गया आपका, कोक हो गया, है ना। लिक्विड में कौन होगा आपका? पेट्रोलियम और हैवी ऑयल। और गैस में आपका नेचुरल गैसेस, ठीक है। इस फॉसिल फ्यूल्स को हम ऑब्टेन करते हैं आफ्टर डिगिंग, मतलब अंदर से जो है खोद करके हम इसको क्या करते हैं? निकालते हैं, है ना। अंदर से डिग करके पूरी तरह से डीप में जा करके या फिर ड्रिल करके हम उसको निकालते हैं। अब हम बात करेंगे स्पेशली कोल पे, ठीक है। अभी तक हमने देखा कि कोल कहाँ से ऑब्टेन होता है? आपका फॉसिल फ्यूल से, ठीक है। इट इज़ अ टाइप ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। और कौन सा फॉसिल फ्यूल्स है? ये सॉलिड फॉसिल फ्यूल्स है। इसका फॉर्मेशन कैसा होता है, कैसे होता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, कोल के फॉर्मेशन के बारे में। तो देखो बेसिकली कोल भी आपका फॉर्म्ड होता है जिस तरह से आपका फॉसिल फ्यूल्स बनता है ना। बहुत समय के बाद जैसे कोई भी आपका अर्थक्वेक हो गया, या फिर लैंडस्लाइडिंग हो गई, या फिर फॉरेस्ट पूरी तरह से कोई ऐसा आपका जो भी आया कुछ खतरनाक तरीके का हुआ और आपका पूरा फॉरेस्ट जो है वो ख़त्म हो गया। जब ख़त्म हो गया तो वो कहाँ पे जाएगा? ज़मीन के अंदर जाएगा। ज़मीन के अंदर जाने के बाद वो दबेगा, और जब दबेगा तो इन द अब्सेंस ऑफ एयर टेम्परेचर वहाँ पे हाई होगा और प्रेशर भी क्या होगा? हाई होगा। तो ये जो आपका मटेरियल्स है, जो आपका वुड है, जो आपका लकड़ी है, वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? कोल में, ठीक है। किस में कन्वर्ट होगा? कोल में। और ये तरह तरह के प्रोसेस से हो करके गुजरेगा। फॉर एग्जांपल इस चीज़ को समझो, ठीक है। देखो जैसे मान लो कैसे आपका प्रोसेस होगा, ये आपका कोई प्लांट है ना, ये आपका किस पे है? अर्थ पे। जब ये डेड हो जाएगा तो अर्थ के अंदर अंदर जाएगा, है ना। और जब अर्थ के अंदर जाएगा तो फिर क्या होगा? अंदर जाएगा तो वहाँ पे डिकम्पोजिशन होना शुरू होगा। जो सबसे पहला प्रोसेस होगा उसमें आपका ये जो प्लांट है वो बनेगा पीट के फॉर्म में। हाँ, पीट के फॉर्म में। पीट जो बनेगा मतलब पहला प्रोसेस होगा। डिकेइंग होने के बाद जब प्लांट डिके होगा, मतलब तब भी आपका बहुत समय हो जाएगा, 1000 ईयर्स के बाद, 300 to मिलियन ईयर्स के बाद आपका तो बनता है
एंथ्रेसाइट, तो कम से कम 1000 ईयर लगेंगे इसको डिकम्पोज होने में और पीट का फॉर्मेशन होने में। तो जो पीट होता है आपका एक तरह से सॉलिड पार्ट होता है और उसमें कम से कम 70% क्या होता है, कार्बन। ठीक है, सॉरी 70% नहीं, 40 to 45 कह सकते हैं। क्लियर है? 40 to 45 या फिर 50 के आसपास। और अगला जो आपका पीट है, अगला जो आपका प्रोसेस होगा पीट के बनने के बाद आपका होगा इग्नाइट, और ये जो आपका इग्नाइट होगा वो 70%, इसमें क्या होगा, कार्बन होगा। ठीक है, पीट जो आपका सॉलिड होगा और ये भी आपका जो है इग्नाइट भी आपका एक तरह से सॉलिड ही होगा, है ना। ये थोड़ा सा आपका पीट का जो फॉर्मेशन है वो सॉलिड के साथ साथ आपका लिक्विड भी होगा। तो ये आपका जो है 70%, 70% क्या होता है आपका, इसमें कार्बन होता है। फिर कुछ दिन के बाद ये आपका कन्वर्ट हो जाता है आपका बिटुमिनस में, ये आपका बिटुमिनस में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसमें 80 to 85% जो है आपका कार्बन होगा। क्लियर है? और अगला कुछ दिन के बाद ये आपका एंथ्रेसाइट में कन्वर्ट होगा और इसमें जो है आपका होगा 90% आपका कार्बन होगा। अब यहाँ पे समझो, ये जो आपका पीट है, अगर आप इसको निकाल करके यूज़ कर रहे हो एनर्जी के रूप में तो बहुत अधिक पॉल्यूटेड है ये। इसमें तरह तरह के सल्फर के मटेरियल्स, बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जिसको जलाने के बाद हीट तो निकलती है, उतना अमाउंट में हीट नहीं निकलती है, ना ही वो बहुत बढ़िया से जलता है। ये वाला इग्नाइट इससे अच्छा है थोड़ा सा, ठीक है, पर फिर भी ये पॉल्यूटेड है। जो सबसे बढ़िया माना जाता है वो माना जाता है एंथ्रेसाइट। कोल का जो सबसे बढ़िया पार्ट है वो क्या है, एंथ्रेसाइट। समझ में आया? और ये आपका बिटुमिनस जो है वो इंडिया में मोस्टली पाया जाता है। एंथ्रेसाइट सबसे प्योर फॉर्म कह सकते हैं हम कोल का। ठीक है, अब अगला हम देखते हैं, कोल को जब हम जलाते हैं उसका डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं। ठीक है, कोल को निकालने के बाद, चाहे वो बिटुमिनस हो चाहे वो पीट हो, उसको निकालने के बाद हम उसको डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तो क्या देता है वो। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का मतलब समझो, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का मतलब होता है इन द अब्सेंस ऑफ एयर आपका क्या करते हैं, इसको हम बर्न करवाते हैं, इसको हम क्या कराते हैं, जलाते हैं, है ना। तो ये आपका जो है 3 तरह के सबस्टेंस देता है। कोल का जब आप डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करोगे तो कितने सबस्टेंस देगा, 3। और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का मतलब, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का मतलब क्या है, बोलो। जब हम कोल को हीट करते हैं इन द अब्सेंस ऑफ एयर, ठीक है, तो आपका कोल को हम जब हीट करते हैं मतलब कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कराते हैं तो कई सारे प्रोडक्ट बनते हैं। उसमें से आपका एक होता है कोक, उसमें से आपका एक होता है कोल टॉर और एक कोल गैस। ये 3 तरह के मटेरियल्स आपको मिलते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन पे। तो अब यहाँ पे देखो, ये जो आपका कोक है, कोक क्या है, कोक जो है बेसिकली एक तरह का जो है सबस्टेंस है, सॉलिड पार्ट है, ठीक है, सॉलिड रेजिड्यू है। ये जब जलता है, ये जब इसको हम किससे करवाते हैं, वाटर के साथ, स्टीम के साथ जब इसको जो है हम जलाते हैं तो एक गैस बनती है जिसको हम बोलते हैं CO2 वाटर गैस। फॉर एग्जांपल जैसे आपका कोक है, इसको अगर हम क्या करें, कोक में आपका क्या होगा, कार्बन, कार्बन को अगर हम वाटर के साथ, और वो भी स्टीम वाटर के साथ, स्टीम के साथ अगर इसको हम जलाएं तो एक तरह की गैस बनती है जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड और प्लस H2 की क्या होती है, मिक्सचर होती है। इसको हम बोलते हैं वाटर गैस। एंड वाटर गैस बहुत ही इम्पॉर्टेंट फ्यूल का काम करती है। ये जब जलती है तो तरह तरह के एनर्जी का जो है ये फॉर्मेशन करती है। दूसरा आपका आता है कोल टार, एक प्रोडक्ट मिलता है। कोल टार का यूज़ जो है आपका हम करते हैं
तरह तरह के इंडस्ट्री में उसको जो है एज अ किसके रूप में, फ्यूल के रूप में, और उसी तरह से कोल गैस जो है उसका भी यूज़ हम किस में करते हैं, फ्यूल गैस में। तो इन दोनों में कोल के जो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में जो सबसे बढ़िया प्रोडक्ट मिलता है वो है आपका कोल गैस, ठीक है। कोल गैस सबसे अच्छा प्रोडक्ट होता है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का, ठीक है। तो एक बार हम फिर से समअप कर लेते हैं इस चैप्टर को, और आगे हम लोग पेट्रोलियम के बारे में, कोल आपका बेसिकली ख़त्म हो गया, एक अब बचा हुआ एक पार्ट जो है पेट्रोलियम। कोल के बारे में एक बार हम फिर से समअप करते हैं। जैसे हमने अभी क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा कि नेचुरल रिसोर्स क्या क्या होते हैं। नेचुरल रिसोर्स जो कि नेचर से मिले होते हैं कौन कौन है, एयर हो गया आपका, वाटर हो गया, सनलाइट हो गया, ये सब क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं। ये अपने अंदर बहुत सारी एनर्जी को कंज्यूम करते हैं, ये एनर्जी कंज्यूम करते हैं, और ये दो तरह के होते हैं, एक तो होता है एग्जॉस्टिबल और दूसरा होता है इनएग्जॉस्टिबल। एग्जॉस्टिबल का मतलब उनकी एनर्जी को हम यूज़ करेंगे तो वो ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है, और उनकी एनर्जी कुछ दिन के बाद जो है ख़त्म हो जाएगी जब बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। उसमें कौन कौन आता है, जैसे आपका कोल और पेट्रोलियम। इसीलिए हम बोलते हैं कि बहुत अधिक हमको यूज़ नहीं करना चाहिए कोल और पेट्रोलियम का। एक तो आपका पॉल्यूशन भी है, और दूसरा बहुत जल्दी वो रिसोर्स जो है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद फिर आपका उसमें है वाटर है। वाटर को इसीलिए वाटर डे मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है इसी के कारण। नेक्स्ट जो है आपका इनएग्जॉस्टिबल में कौन कौन है, मतलब कि करते जाओ, यूज़ करते जाओ, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। सनलाइट आपका हो गया, एयर हो गया, ये सारे। अगली चीज़ कुछ रिन्यूएबल एनर्जी होती हैं किसी के पास, जैसे सोलर के पास कौन सी एनर्जी है, रिन्यूएबल है, बार बार हम उसको उसको ख़त्म करने के बाद भी उसको हम फिर से प्राप्त कर सकते हैं। बट कोल की एनर्जी एक बार जब ख़त्म हो जाएगी तो फिर दोबारा नहीं होगी, है ना। अगला, उसके बाद हमने देखा फॉसिल फ्यूल्स के बारे में हम लोगों ने स्टडी करना शुरू किया था। फॉसिल फ्यूल्स क्या होता है, जो मटेरियल्स दब जाते हैं अर्थक्वेक वगैरह होने के बाद, रॉक में दब जाते हैं 300 से 400 मिलियन के बाद, ठीक है, तो वो एक तरह का नए सबस्टेंस का जो है फॉर्मेशन करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल्स। और उसी फॉसिल फ्यूल्स के अंदर आपका होता है कोल, है ना। उसका प्रोसेस क्या है, मैंने बताया आपको कि कब दबते हैं, कब आपका फॉर्म होता है फॉसिल फ्यूल्स, जब हाई टेम्परेचर हो किसके अंदर, अर्थ के अंदर, और प्रेशर भी क्या हो, बहुत अधिक हो, और इन अब्सेंस ऑफ एयर में इसका क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, ठीक है। उसके बाद फिर हमने देखा कि आपका कोल भी एक तरह से क्या है, कोल और पेट्रोलियम फॉसिल फ्यूल्स ही हैं। कोल और पेट्रोलियम में हमने देखा, कोल के बारे में हमने देखा कि जो आपका कोल है वो किससे किससे मिलके बना हुआ है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और साथ में फॉस्फोरस, नाइट्रोजन एंड सल्फर, इससे मिलके बना हुआ है। अगली हमने देखा कि अगली चीज़ कि जब हम इसका डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कराते हैं तो तरह तरह के प्रोडक्ट मिलते हैं। जैसे आपका मिलता है कोक, साथ में आपका मिलता है कोक के बाद कोल टार, और तीसरा मिलता है कोल गैस, और इसके तरह तरह के यूजेस हैं। फिर हमने देखा कि कोल का जब फॉर्मेशन होता है तो उसमें 3 तरह के सबस्टेंस बनते हैं। पहला आपका पीट होता है, दूसरा आपका इग्नाइट होता है, तीसरा आपका बिटुमिनस, और चौथा एंथ्रासाइट। 3 नहीं 4 बनते हैं, ठीक है। और उसमें हमने देखा कि जो आपका ये पार्ट है, पीट है, उसमें कितने कार्बन होते हैं, 40 to 45% या 50 to 60% हम बोल सकते हैं। अगला जो आपका इग्नाइट है, इसमें 70% कार्बन होता है, और नेक्स्ट जो आपका बिटुमिनस है उसमें कितने परसेंट होते हैं, 80 to 85%, और लास्ट में जो आपका होता है वो होता है 90%, है ना। तो सबसे बढ़िया जो आपका प्रोडक्ट है वो कौन है कोल में, एंथ्रासाइट, ठीक है। हमारे वहाँ जो है मैक्सिमम बिटुमिनस ही मिलता है, जो कि कोयला जो बोलते हो, कोल ही बोलते हो कोयले को, ठीक है, वही है। अब अगला जो है आपका कोल में 3 गैसेस निकली, 3 चीज़ें निकली, कोल टार, और इसका यूज़ डिफरेंट इंडस्ट्री में डिफरेंट टाइप्स में हम करते हैं। उसमें जब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन किया था हमने किसका, कोल का, तो 3 तरह की निकली थी, जिसमें जो आपका कोल ये है आपका कोक है, उसको जब आप स्टीम से रिएक्ट कराओगे तो एक गैस का फॉर्मेशन करता है जिसको हम बोलते हैं CO+H2, जिसको हम बोलते हैं कौन सी गैस, वाटर गैस, और बहुत इंपॉर्टेंट फ्यूल का ये काम करती है, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। हम लोग कल डिस्कस करेंगे पेट्रोलियम के बारे में।